हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 3 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1, 2 का और मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। साथ में सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन का पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पर है। मेरा एप्लीकेशन एमए क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ देख सकते हैं। कैसे पीडीएफ दिखेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर स्टोर मिलेगा, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोर्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मॉडल सेट क्लास 11 जैक बोर्ड मैथमेटिक्स का। ये 20 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, किसी तरीके से वहाँ एप्लीकेशन में पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ये कोर्स आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कंटेंट में ये पीडीएफ है मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2 का, मॉडल सेट 3 का। मान लीजिए मॉडल सेट 1 की बात करें तो मॉडल सेट 1 का ये आपको कंप्लीट जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से। और मैं यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ, सॉल्यूशन समझा ही रहा हूँ, और पीडीएफ जो है वो आप मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ में वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन सी का, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन में है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together। यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया, इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक वर्ड है इक्वेशन, इसमें से कुछ वोवेल्स है, कुछ कॉन्सोनेंट है। तो इसके सारे लेटर जो हैं, टोटल 8 लेटर हैं यहाँ पर, तो 8 लेटर को अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाना है। अब जो वर्ड बनेगा वो वर्ड वोवेल्स को एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, चलिए समझिए कैसे इसको बनाएंगे। और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाऊंगा। पहले देखिए यहाँ पर गिवन वर्ड, सबसे पहले तो एक वर्ड दे दिया गया है इक्वेशन। उस इक्वेशन में वोवेल्स कौन कौन है आप देख रहे हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो ये 5 वोवेल्स है टोटल। ये जो टोटल 8 लेटर है उसमें से 5 वोवेल है। 3 कॉन्सोनेंट है। कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? एक आप देख रहे हैं क्यू है, एक टी है और एक एन है। तो क्यू, टी, एन 3 कॉन्सोनेंट हो गया और 5 वोवेल्स हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 8। अब इस 8 लेटर को आपको अरेंज करना है। जब अरेंज करेंगे तो अलग अलग वर्ड बन जाएगा। अब वो विथ और विदाउट मीनिंग, वो मीनिंग निकल भी सकता है या फिर नहीं निकल सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को अलग अलग तरीके से अरेंज कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा करते हैं हम लोग, क्यू यहाँ रख दिए, फिर ई रख दिए, फिर यू रख दिए, फिर टी रख दिए, फिर ओ रख दिए, फिर आई रख दिए। और क्या छूट गया? यहाँ पर क्यू हो चुका है, ई हो चुका है, यू ए छूटा हुआ है, और फिर टी हो चुका है, आई हो चुका है, ओ हो चुका है, एन। मान लीजिए ऐसा कर दिए हम लोग। ये टोटल 8 लेटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर को अरेंज करके एक वर्ड बना दिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ओ रख देते हैं, ए, आई, यू, ई और क्यू, एन, टी, ऐसा भी बना दिए। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट बहुत सारे लेटर बने, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो कितने वर्ड बनेंगे वो पता करना, लेकिन कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कि जो 5 वोवेल्स है वो एक साथ होना चाहिए। क्या यहाँ पर 5 वोवेल्स एक साथ है? देखिए ई, यू तो है और बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, टी है। ऐसा नहीं बनाना है, ये इस तरीके का वर्ड नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर 5 वोवेल्स एक साथ है, ओ, ए, आई, यू, ई, ये 5 वोवेल एक साथ है। और जो 3 कॉन्सोनेंट था, क्यू, टी, एन, ये तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ है। मतलब हम लोग को बनाना है इस तरीके का वर्ड जिसमें से 5 वोवेल एक साथ और तीनों कॉन्सोनेंट एक साथ हो। तो इस तरीके से कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें वोवेल्स एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ? यही सवाल है। सवाल यही कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए सवाल को, कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together। सभी vowels और consonant एक साथ होना चाहिए। तो कितने तरीके से बना सकते हैं? अब कैसे हम लोग ये काम करेंगे जरा समझिएगा।
ऐसा करते हैं कि ये 8 बॉक्स हम लोग बनाते हैं, 8 बॉक्स में 8 लीटर को भर देते हैं और उसमें जो हम लोग भरेंगे, देखिए यहाँ पर एक हम लोग बॉक्स बना लिए और ये सबसे पहला ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि पहले वोवेल्स को रख लेते हैं, बाद में कॉन्सोनेंट को रख लेते हैं। ऐसा इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट को पहले कर सकते हैं, वोवेल्स को बाद में कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो पहले मान लीजिए हम लोग 5 वोवेल्स को यहाँ पर डाल देते हैं। तो 5 वोवेल्स ई, यू, ए, आई, ओ है। इसको अलग अलग तरीके से अरेंज भी किया जा सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं अभी। आप मान लीजिए इस तरीके से हम लोग डाल दिए और उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट को डाल देते हैं, Q, T, N। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 वोवेल्स एक साथ रहेगा और तीनों कॉन्सोनेंट ये एक साथ रहेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब कॉन्सोनेंट को हम लोग पहले, वोवेल्स को बाद में रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जरा समझिए यहाँ पर, सिंस 5 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, ये 5 वोवेल्स को एक साथ होना है, तीनों कॉन्सोनेंट को एक साथ होना है, तो आप क्या कीजिए कि 5 वोवेल्स को मिलाकर के एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लीजिए। कैसे करना है मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप ऐसा समझिए कि आपको करना क्या है। कागज का टुकड़ा लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए, इसमें से 8 टोटल टुकड़ा बना लीजिए और आप क्या कीजिए, ये जो 5 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े में से आप पहले वोवेल्स को डाल दीजिए। ई डाल दीजिए, एक में ई लिख दीजिए कागज के टुकड़ा में, एक यू लिख दीजिए, फिर ए लिख दीजिए, फिर आई लिख दीजिए, फिर ओ लिख दीजिए। अब एक कागज का टुकड़ा लंबा लीजिए और उस लंबे टुकड़े में आपको करना क्या है, देखिए मैं ऐसा यहाँ पर एक टुकड़ा ले लिया हूँ। यहाँ पर 5 आप जो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा बनाए थे उस टुकड़े को यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ये ई वाला रख देते हैं, चिपका दीजिए, यू वाला चिपका दीजिए, यहाँ पर ए वाला चिपका दीजिए, यहाँ पर आई वाला चिपका दीजिए और यहाँ पर ओ वाला चिपका दीजिए। ये 5 टुकड़े को जो ऊपर में बनाए थे उसको एक लंबा कागज का टुकड़ा लिया और उसमें हम लोग चिपका दिए। अब ये जहां भी जाएगा वो तो सब एक साथ होगा, ये 5 जो टुकड़ा है चिपका हुआ है, तो जहां भी अरेंज करेंगे वो एक साथ अरेंज होगा। तो यही काम करना है, ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग। ये 5 जो वोवेल्स है, इस 5 वोवेल्स को हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट हो गया। और 3 कॉन्सोनेंट को फिर वैसे ही हम लोग कागज के टुकड़े में चिपका देंगे, तो ये तीनों कॉन्सोनेंट एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो since 5 vowels and 3 consonant occur together, so we treat 5 vowels as one object. 5 vowels को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट एज अदर सिंगल ऑब्जेक्ट, वो भी 3 कॉन्सोनेंट एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये एक ही कागज के टुकड़े में चिपका हुआ है कॉन्सोनेंट भी, और दूसरे कागज का टुकड़ा में आपको वोवेल्स, तो 2 ही कागज का टुकड़ा आपको मिला। अब ये 2 को आपस में अरेंज कर दीजिए। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दिस 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज। कैसे 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मान लीजिए हम लोग ये जो कागज का टुकड़ा है वोवेल्स वाला, उसको पहले रख देते हैं, कॉन्सोनेंट को बाद में रख देते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको कागज के टुकड़ा को पहले रख दीजिए और वोवेल्स वाला को बाद में रख दीजिए। ये 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी n वस्तु अगर दिया हुआ है और उस n वस्तु में से सभी वस्तु अगर डिफरेंट है और उसको अरेंज करना है, तो इसका टोटल अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु को अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब सिर्फ यही अरेंजमेंट नहीं होगा, बल्कि अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट किए हैं, तो यहाँ से कागज का टुकड़ा जो मैं चिपकाया हूँ, ई, यू, ए, आई, ओ, सबको निकाल देते हैं। अब U को यहाँ कर देते हैं, E को यहाँ कर देते हैं, ये अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। वोवेल्स तो रहेगा एक साथ, लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, I को यहाँ कर देते हैं, O को यहाँ कर देते हैं, E को यहाँ कर देते हैं। इस तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो आपस में ये वोवेल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 वोवेल्स है तो 5 वोवेल्स को फैक्टोरियल 5 तरीके से, और जो 3 कॉन्सोनेंट है इसको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, अगेन 5 वोवेल्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन फैक्टोरियल 5 वेज एंड 3 कॉन्सोनेंट इन फैक्टोरियल 3 वेज। ये आपस में वोवेल्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, इसको यहाँ उसको यहाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 5 तरीके से। और मान लीजिए टी को यहाँ कर देते हैं, क्यू को यहाँ कर देते हैं, अलग हो जाएगा। या एन को यहाँ कर देते हैं, क्यू को यहाँ कर देते हैं, अलग हो जाएगा। तो ये आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो वोवेल्स को और कॉन्सोनेंट को अपने आप में भी अरेंज कर सकते हैं। अब जरा समझिए, ये सारा काम तो एक साथ करना है। ये
इसको भी और इसको भी अरेंज करना है फैक्टोरियल 2 तरीके से, फिर इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं, इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं। सभी काम अगर करना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। दो तरह का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि सभी काम करना पड़ रहा है। तो देखिए आगे, हेंस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, एक आपस में इसको जो अरेंज करने का तरीका था फैक्टोरियल 2, फिर वोवेल्स का फैक्टोरियल 5, कॉन्सोनेंट का फैक्टोरियल 3, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही आएगा, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का 3 × 2। तो ये तो 2 हो गया, और ये 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120 और 3 2 जा 6। ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1440 होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके लेटर को अगर हम लोग अरेंज करें और ऐसा अरेंज करें कि सभी वोवेल्स एक साथ, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, तो ये टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं हम लोग, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल तरीका इतना हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपी का है। यहां पर कहता है कि इफ pth qth rth टर्म ऑफ ही जीपी आर स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है आपको। तो जरा समझिए, जीपी के बारे में तो आप जानते होंगे। मान लीजिए जीपी का हम लोग फर्स्ट टर्म सपोज करते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, और कॉमन रेशियो जो है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जीपी क्या होता है? जीपी होता है यहाँ पर स्मॉल ए पहला टर्म, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है। इस तरीके से जीपी होता है। ए नेट टर्म का जीपी का फॉर्मूला है, ए नेट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए × r⁻n−1। अब जरा समझिए, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मानते हैं, तो ये जो जीपी दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर pth टर्म लिखा हुआ स्मॉल ए, ये pth टर्म स्मॉल ए दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ए नहीं मानेंगे। फिर कॉमन रेशियो भी स्मॉल आर नहीं मानते, क्योंकि यहाँ rth टर्म में आर यूज किया स्मॉल आर को, तो इसीलिए हम लोग rth टर्म भी स्मॉल आर नहीं मानते। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल ए, और यहाँ पर कॉमन रेशियो हम लोग मान लेते हैं ये कैपिटल आर मान लेते हैं। तब क्या होगा, तब जो जीपी है, जीपी हो जाएगा यहाँ पर, जरा समझिए, मैं जीपी बता रहा हूँ जीपी कैसे होगा। जीपी अब टर्म हो जाएगा ए, फर्स्ट टर्म ए है, फिर दूसरा टर्म हो जाएगा ए आर, तीसरा टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर। इस तरीके से जीपी बन जाएगा। अगर ए नेट टर्म की बात करें तो ए नेट टर्म क्या होगा, जरा समझिए, ए नेट टर्म हो जाएगा यहाँ पर, ए नेट टर्म ये हो जाएगा a × r⁻n−1। अब क्यों फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए माने, मैं बता दिया हूं, क्योंकि यहाँ पर pth टर्म ना स्मॉल ए दे दिया है, स्मॉल ए pth टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो ए नहीं हो सकता स्मॉल ए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर। जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और उस जीपी का कॉमन रेशियो जो है वो कैपिटल आर है। कैपिटल ए फर्स्ट टर्म, कैपिटल आर कॉमन रेशियो। अब ए नेट टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर द ए नेट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए r⁻n−1। ए नेट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में pth टर्म दिया हुआ है, तो pth टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। pth टर्म इक्वल टू क्या होगा, ए नेट टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसी में pth टर्म का rn के जगह p पुट कर देते हैं, pth टर्म निकल जाएगा a r⁻p−1, ये pth टर्म हो जाएगा। और pth टर्म किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, तो इक्वल टू ए। और फिर qth टर्म भी दिया हुआ है, qth टर्म b दिया हुआ है, देख रहे हैं qth टर्म जो है वो b है। तो qth टर्म कैसे निकलेगा, a r⁻q−1, और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल। rth टर्म जो है वो c है, तो rth टर्म कैसे निकलता है फॉर्मूला से, a r⁻r−1, और ये किसके बराबर है, c के बराबर। अब ये प्रूफ करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a⁻q−r इंटू b⁻r−p इंटू c⁻p−q, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब स्मॉल ए का वैल्यू निकला हुआ, देख रहे हैं स्मॉल ए का वैल्यू ये है, स्मॉल बी का वैल्यू भी निकला हुआ है, स्मॉल सी का वैल्यू भी निकला हुआ है, सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए स्मॉल ए की जगह कितना है, स्मॉल ए की जगह है कैपिटल ए इंटू r⁻p−1, और फिर इसका पावर q−r है। फिर स्मॉल बी का वैल्यू जो यहाँ पर है वो पुट कर दिए, और ये जो पावर में r-p है वो पावर रहने दिए। फिर स्मॉल सी का वैल्यू पुट कर दिए a⁻r⁻1, और इसके पावर में p-q जो है वो रहने दिए। तो हम लोग क्या किए, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर तो पता है, ए का वैल्यू पुट कर दिए हैं, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू, और इसके पावर में जो q-r, r-p, p-q जाता है ना वो रहने दिए। अब आगे बढ़ते हैं,
अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए ए के भी पावर में ये है ना, ए का भी पावर क्यू माइनस आर होगा, यहां पर आप देख रहे हैं इसका भी पावर होगा। तो पहले ए वाला लिख जाते हैं, ए का पावर क्यू माइनस आर, फिर यहां पर हो जाएगा ए का पावर आर माइनस पी, फिर यहां हो जाएगा ए का पावर पी माइनस क्यू। ए वाला पहले लिख जाते हैं, तो देखिए इक्वल टू वही वाला मैं लिखा हूं, ए का पावर क्यू माइनस आर, फिर ए का पावर आर माइनस पी, फिर ए का पावर पी माइनस क्यू, तीनों से लिख गए। फिर अब क्या करेंगे, आर का भी पावर होगा, तो आर का पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस 1, और फिर क्या मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर, ये फर्स्ट वाला में। फिर सेकेंड वाला में भी ऐसे ही आएगा, थर्ड वाला में भी आएगा, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये सभी को हम लोग लिख गए हैं यहाँ पर। पहला लिखे हैं आर का पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर यहाँ पर आर का पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर यहाँ पर आर का पावर स्मॉल आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, आप जानते होंगे कि सेम बेस रहने पर पावर ऐड हो जाता है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो यहाँ पर ऐड कीजिए, देखिए सभी का बेस तो कैपिटल ही है, तो ये तीनों के पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ए का पावर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। यहाँ पर भी सभी का पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का पावर क्या होगा, ये फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, सबको ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए का पावर 0 हो गया, सब तो कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं, आर का पावर ये सब मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, कैसे, पी इंटू क्यू, देख रहे हैं पी इंटू क्यू, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी आर, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आर, फिर इसको क्यू इंटू आर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी क्यू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस पी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पी आर, फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू आर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू भी हो कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होगा। देखिए माइनस पी आर भी प्लस पी आर भी कहीं होगा, प्लस पी आर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया। तो आर का पावर 0 हो जाएगा, ए का पावर 0 तो आया ही था, आर का भी पावर 0 हो गया, और किसी भी नॉन जीरो का पावर 0 करने पर 1 होता है, तो ये 1 हो गया और ये भी 1, मतलब 1 आ रहा है लास्टली, ये 1 इंटू 1 1, तो यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड यही था। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा आसानी से हम लोग क्या किए, ए बी सी निकाल लिए, मतलब पी एड टर्म क्यू एड टर्म आर एड टर्म निकालनी है, और जो दिया हुआ था उसमें हम लोग पुट कर दिए, उसको सिंप्लीफाई किए, राइट हैंड साइड आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन दे दिया गया 3x - 4y - 16 = 0। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो लाइन है गिवन लाइन, इसका इक्वेशन हम लोग डाल दिए नंबर 1। अब एक पॉइंट P दिया हुआ है, P जो है पॉइंट कौन सा पॉइंट है, -1, 3, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए हैं लेट P = -1, 3। जैसे ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन है 3x - 4y - 16 = 0। एक पॉइंट भी दिया हुआ -1, 3, इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या मान रहे हैं, P, तो मान लीजिए ये P पॉइंट है। अब क्या कहते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं m, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा, तो यही निकालना है हम लोग को। समझिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3, -1, 3 से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू द लाइन, दिस वन, इस लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सपोज कर लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा, तो यही अल्फा बीटा हम लोग को पता करना है। क्वेश्चन यही है। तो जरा आप समझिए आगे क्या करते हैं, m अल्फा बीटा ये मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन 1, P से इस लाइन 1 पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m मान लिए। m1 हम लोग स्लॉप मान लेते हैं, m1 = स्लॉप ऑफ लाइन pm, ये जो लाइन है pm इसका स्लॉप m1 मानते हैं। फिर m2 मान लेते हैं स्लॉप ऑफ लाइन 1,
इस लाइन का, ये जो लाइन 1 है इसका स्लोप को हम लोग m2 मान लेते हैं। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये PM जो है और ये लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। पहले स्लोप निकाल लेते हैं, m1 स्लोप निकालते हैं। कैसे निकलता है स्लोप? ये दो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इस दोनों को मिलाने वाला लाइन का स्लोप निकालना है, PM का स्लोप निकालना है। तो m1 इक्वल टू कैसे निकलता है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इससे निकल जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 मान लीजिए और ये x2 y2 मान लीजिए, तो ये कितना आएगा? ये हो गया आपका x2 y2, वो बीटा -3, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बीटा -3, और अल्फा में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए बीटा -3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा +1। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, सॉरी इसका स्लोप निकल गया PM का। अब फिर m2 निकालते हैं, m2 किसका स्लोप है? लाइन 1 का, लाइन 1 तो यही है ना, तो इसका स्लोप निकालते हैं। इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है? अगर कोई इस फॉर्म में इक्वेशन है ax + by + c = 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस यहाँ पर रहने देते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है देख लीजिए, लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो ये माइनस रहने देते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x 3 हो गया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना? -4 है, तो -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। तो हम लोग क्या कर लिए? दोनों का स्लोप निकाल लिए, m1 और m2। अब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। स्लोप कितना निकला हुआ है? एक का स्लोप निकला हुआ है बीटा -3, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर एक का स्लोप निकला है बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा +1, किसका निकला है? m1। और दूसरा जो स्लोप निकला है m2, वो कितना निकला हुआ है? 3/4। अब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो जरा समझिए यहाँ पर, सिंस लाइन PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, ये जो PM लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर m1 × m2 इक्वल टू -1। m1 का वैल्यू हम लोग को पता है बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा +1, और m2 का भी वैल्यू पता है 3/4, तो बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा +1 × 3/4 इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा के बीच एक रिलेशन ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बीटा और -9 इसको इधर ले आते हैं, तो 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और अल्फा +1 भी मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ये -4 अल्फा उधर ले जाते हैं, तो कितना आएगा? 3 बीटा -9, पहले ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 अल्फा और ये -4। अब ये -4 अल्फा को उधर ले जाते हैं, तो -4 अल्फा उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, +3 बीटा पहले से, -9 इधर ले आएंगे, तो ये होगा -9 इधर आकर के +9 और -4, 9 - 4 मतलब 5 हो गया। तो एक इक्वेशन बन गया, एक रिलेशन आ गया अल्फा बीटा के बीच का। अब जरा आगे समझिएगा, सिंस पॉइंट एम अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन फर्स्ट, यही लाइन फर्स्ट है, तो एम जो पॉइंट है इसी लाइन पर न है, इस लाइन पर ये जब पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 अल्फा -4 बीटा -16 इक्वल टू 0, मतलब हम लोग क्या किए, x के जगह अल्फा पुट कर दिए, y की जगह बीटा पुट कर दिया, 3 अल्फा -4 बीटा -16 इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट जरूर सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है वो इसी लाइन पर है, इस लाइन के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अब आगे जरा समझिए, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अल्फा -14 बीटा और 16 को इधर ले आते हैं +16। अब दो इक्वेशन हम लोग के पास है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा बीटा ही निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना था, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसी का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग वही काम करते हैं, ऐसा करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। किसका कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिएगा, मान लीजिए बीटा के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। तो बीटा के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को, 4 × 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर 12 बीटा और यहाँ 20, 16 अल्फा + 12 बीटा इक्वल टू 20। और इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए 3 × 3, इक्वेशन 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बीटा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48 हो गया। अब इसको आपको ऐड कर देना है, तो ऐड करने पर कितना होगा,
ऐड करने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस है, तो 16 अल्फा प्लस 9 अल्फा 25 अल्फा, और इधर आप ऐड करते हैं तो 68, 25 उधर डिवाइड कर देते हैं तो अल्फा इक्वल टू 68/25। अल्फा तो निकल गया, अब बीटा निकालना है तो बीटा किसी से भी निकाल लीजिए, या तो 2 से निकाल लीजिए या 3 से। देखिए फ्रॉम 2 से निकालते हैं हम लोग, 2 से निकालते हैं, बीटा निकालना है तो 3 बीटा इक्वल टू 4 अल्फा उधर ले जाएंगे तो 3 बीटा इक्वल टू 5, और ये 4 अल्फा उधर जा करके -4 अल्फा। अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, 68/25 है तो 5 - 4 और इंटू 68/25, 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 25 एलसीएम हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 125 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 272। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 बीटा का वैल्यू आ गया, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा -147/25, यही आएगा ना। 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, यही आ रहा है। 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27, तो कितना हो जाएगा -49/25 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा का वैल्यू पहले से निकला हुआ है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, अल्फा जो है वो 68/25 और बीटा है -49/25। यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना था, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड -1, 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 3y - 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। क्या है जरा क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले तो 2 पॉइंट दे दिया गया है, एक का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है -1, 1, ये 2 पॉइंट मान लेते हैं। अब ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन। तो देखिए ये एक सर्कल बन गया, दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से। साथ में एक और कंडीशन दिया हुआ है, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 3y - 11। एक लाइन है, इसी लाइन पर इस सर्कल का सेंटर है। देखिए ये लाइन हो गया और इसी लाइन पर सेंटर है, जो सेंटर है वो इसी लाइन पर होगा, इस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पर होगा। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, कैसे बनाएंगे जरा समझिए। सर्कल का इक्वेशन को ही निकालना है, तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कैसे। लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी, ये जो सर्कल है उसका इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। तो यही हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन को मान लेते हैं। अब एक्चुअली ये सर्कल पास कर रहा है इस पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। द सर्कल 1 पासेज थ्रू द पॉइंट 2, 3, देयरफॉर 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कीजिए, x की जगह 2² हो जाएगा, y की जगह 3 पुट करेंगे 3², यहाँ पर भी x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2g × 2 और 2f रहने देते हैं और y की जगह 3 पुट करेंगे +c। तो यहाँ पर कितना हो गया 4g + 6f + c, और ये दोनों इधर ले आइए तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4g हो रहा है +6f हो रहा है और +c, और ये 3 का होल स्क्वायर 9 + 4, 9 + 4 13, 13 को इधर ले आएंगे तो -13 हो गया। एक इक्वेशन बन गया, मतलब g f c के बीच एक रिलेशन आ गया। एक्चुअली जब इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस g का वैल्यू पता करेंगे, f का वैल्यू पता करेंगे, c का वैल्यू पता करेंगे, ये 3 अननोन का वैल्यू पता कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये 3 चीज पता करने के लिए हम लोग को 3 इक्वेशन चाहिए, 3 रिलेशन चाहिए जी एफ सी के बीच। तो वो एक रिलेशन तो निकल गया है, ये कहाँ से निकला, एक्चुअली ये पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा था तो वहाँ से निकल गया। एक इस पॉइंट से पास करेगा, वहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, फिर सेंटर इसका यहाँ पर है इस लाइन पर तो वहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। तो 3 रिलेशन मिल जाएगा और तीनों रिलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तीनों रिलेशन के हेल्प से हम लोग जी एफ सी का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक ही रिलेशन तो मिल गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए हैं। अगेन द सर्कल 1 पासेज थ्रू द पॉइंट -1, 1, ये पॉइंट से भी सर्कल पास कर रहा है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर भी पुट कर दीजिए इसका कोऑर्डिनेट, x के जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस y के जगह 1 का स्क्वायर, यहाँ x के जगह 2g रहने दीजिए और -1, यहाँ 2f रहने देते हैं, y की जगह 1 और +c। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो -2g हो जाएगा +2f +c, ये रहने दीजिए -2g +2f +c, ये -1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 + 1 2 को हम लोग इधर ले आएंगे तो -2, एक रिलेशन ये भी बन गया। देखिए जीएफसी का बीच एक रिलेशन ये और एक जीएफसी के बीच का एक रिलेशन ये आ चुका है, 2 रिलेशन तो निकल गया, एक और रिलेशन चाहिए। तो उस रिलेशन के लिए जरा समझिएगा, यहाँ पर पहले ये देख लीजिए,
ये जो सर्कल होता है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g-f। ये फॉर्मूला है, इस सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। और ये सर्कल का सेंटर जो है -g, -f है कहाँ पर? ये इस लाइन पर है। लाइन का इक्वेशन क्या है? ये है, इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सेटिस्फाई करेगा? -g, -f। तो इसी के बारे में मैं आगे लिख रहा हूँ। दो रिलेशन तो यहाँ पर आया है, वही दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दिया 2 और 3। कौन कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर? एक रिलेशन ये आया है नंबर 2, एक रिलेशन ये आया है नंबर 3। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर रखा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेंटर -g, -f ऑफ सर्कल 1 लाइज ऑन द लाइन दिस। मैं भी समझा रहा था कि सेंटर जो है वो इस लाइन पर है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दीजिए, x के जगह -g पुट कर रहे हैं और y के जगह यहाँ पर -f, -11 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये -g और ये +3f, -11 = 0। इस g को अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो g का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से g का वैल्यू कितना हो गया? 3f -11, ये g का वैल्यू निकल गया। अब 2 - 3, अब यही एक रिलेशन ये आ चुका है और दो रिलेशन पहले से निकाले थे, यही तीनों से को सॉल्व करके हम लोग को GFC निकाल लेना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो C कैंसिल हो जाएगा, C कट जाएगा तो GF के बीच रिलेशन आ जाएगा और यहाँ पर GF के बीच एक रिलेशन आया, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से G और F निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से C कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 - 3 लिख रहे हैं। देखिए 2 में 4G + 6F + C था ना ये वाला, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -2G + 2F + C, और उधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -13 और -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से +C से -C कैंसिल हो जाएगा। अब 4G और +2G ये हो जाएगा 6G, 6F और -2F 4F हो गया, और यहाँ पर -13 + 2, -13 + 2 -11 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं -13 और ये +2 हो जाएगा -11। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, G का वैल्यू बैठा दीजिए। G का वैल्यू निकला हुआ है ना 3F - 11, तो 6 रहने देते हैं और G की जगह 3F - 11 और +4F = -11। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, 6 × 3 = 18, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18F और +4F 22F, ये मल्टीप्लाई करेंगे -66 और यहाँ पर -11, -66 को उधर ले जाते हैं तो 22F, ये देखिए उधर चला जाएगा -11 + 66, यानी कि 66 - 11 55 हो गया, और 55 हो गया। अब उसके बाद 22 को उधर डिवाइड कर दीजिए, F का वैल्यू 55/22, यानी कि 11 से ये कट जाएगा, 11 5 = 55, 11 2 = 22, तो ये 5/2 आ गया। अब हम लोग को क्या निकल चुका है, यहाँ पर F का वैल्यू निकल गया। अब जब F का वैल्यू निकल गया तो वो F का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 4 में F का वैल्यू पुट कर देंगे तो G निकल जाएगा, और जब G निकल जाएगा और F निकल जाएगा तो इस दोनों में से किसी से भी C निकाल लेंगे। मान लीजिए इसी से निकाल लेंगे हम लोग C का वैल्यू, G और F का वैल्यू पुट करके। F तो निकल चुका है, यहाँ से G निकालेंगे और GF का वैल्यू यहाँ पर पुट करके C निकालेंगे। तो उसी को मैं आगे लिखा हूँ, देखिए जरा समझिए इसके बारे में। G = 3F - 11 था ना, इसी में पुट करेंगे। कौन सा? इसमें पुट करेंगे। कितना? F का वैल्यू 5/2 है, तो F का वैल्यू 5/2 यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 4 में, फ्रॉम 4 से G = 3F - 11 था, यहाँ पर हम लोग 3F, F की जगह कितना निकला हुआ था? 5/2 और -11, यहाँ पर 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15 -22 आ जाएगा। तो कितना आ गया? -7/2। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 2 एलसीएम लेकर के 15 - 22 आने के -7/2। किसका वैल्यू निकल गया? G का भी निकल गया वैल्यू। अब जब G निकल चुका है तो C अब बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन फ्रॉम 2 इक्वेशन क्या था? यही था, तो 2 से निकाल लेते हैं या 3 से निकाल सकते हैं। तो 2 से निकाल रहे हैं, C का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये दोनों उधर ले जाते हैं, -2 और -2G उधर जाकर के +2G और 2F उधर जाकर के -2F। तो यहाँ से C का वैल्यू -2 + 2 और G के जगह वैल्यू पता है हम लोग को, G का वैल्यू है -7/2, F का वैल्यू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो -4 आ जाएगा और -14 और -10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -18 -28/2 हो जाएगा, यानी कि -14 आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद C का वैल्यू -14 आएगा। तो मैं यहाँ पर वही कैलकुलेशन लिखा हूँ, 2 एलसीएम लेकर के, और ये -14 आ गया। अब जब -14 आ गया, C का भी वैल्यू निकल गया, तो अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ F, G एंड C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जो शुरू में माने थे हम लोग सर्कल का इक्वेशन। क्या माने थे सर्कल का इक्वेशन? यही था ना, इसी को माने थे। और GFC का वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे थे, GFC का तीनों का वैल्यू निकल चुका है हम लोग का। G का वैल्यू कितना आया है? G का वैल्यू आया है यहाँ पर, अभी हम लोग किसका निकाले हैं? C का निकाले हैं। G का वैल्यू निकला है -7/2, -7/2।
एफ का वैल्यू कितना निकला था 5/2 निकला था, सी का वैल्यू कितना निकला है -14 निकला है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं तो x² + y² + 2 यहाँ पर देख रहे हैं g है, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू -7/2 इंटू x +2 f का वैल्यू 5/2 इंटू y और c का वैल्यू -14। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x² + y², यहाँ पर -7x और यहाँ पर +5y -14 = 0। तो यही इसका इक्वेशन हो गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। जो सर्कल का इक्वेशन निकालना था फाइनली यही इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, दो इवेंट है प्रोबेबिलिटी का और ई घटना घटने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है and probability of occurrence of the event f is 1/2 and p e and f, e and f का मतलब e और f का इंटरसेक्शन ये 1/8 है। तो फाइंड, यहाँ पर 5 सवाल है। सबसे पहला है p नॉट e, e नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी, एक एक करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है e का प्रोबेबिलिटी f का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है और फिर e एंड f का, e एंड f का मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E इंटरसेक्शन F, एंड मतलब इंटरसेक्शन हो गया तो E इंटरसेक्शन F का भी प्रोबेबिलिटी 1/8 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख गए। अब पहला क्वेश्चन है P नॉट E, नॉट E का मतलब E नहीं, यानी कि P E घटना नहीं घटता है मतलब E का कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट कैसे निकलता है 1 - P, ये फॉर्मूला है। P नॉट E का मतलब 1 - P, तो 1 - P कर दिए। 1 - P, P का वैल्यू कितना है 1/4, 1 - 1/4। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 मतलब 3/4 हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 3/4। फिर आगे बढ़ते हैं, P नॉट F है तो P नॉट F मतलब 1 - PF और PF का वैल्यू पता है 1/2, यहाँ 1 - 1/2 हो जाएगा। देखिए 1 - 1/2, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 मतलब 1/2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है P E और F। P E और F का मतलब होता है P E यूनियन F, और मतलब यूनियन होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इसका एक फार्मूला है P E यूनियन F का फार्मूला P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P E इंटरसेक्शन F। P ऑफ E का वैल्यू पता है हम लोग को 1/4, PF का वैल्यू पता है 1/2, इसका भी वैल्यू पता है इंटरसेक्शन का 1/8। अब देखिए ये 1/4 आ रहा है प्लस 1/2 आ रहा है माइनस 1/8 आ रहा है। आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 8 से डिवाइड करेंगे 1 मतलब 4 to 6, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 5/8, तो कितना आ रहा है लास्टली 5/8 आ रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे P नॉट E एंड नॉट F, नॉट E मतलब E डैश, नॉट F मतलब F डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, सबका सिंबल लिख दिए। नॉट E मतलब E डैश, नॉट F मतलब F डैश और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, तो डिमॉर्गन्स लॉ से क्या है कि E डैश इंटरसेक्शन F डैश को आप लिख सकते हैं E यूनियन F और पूरे का डैश, ऐसा कर सकते हैं। ये पूरे का डैश कर देते हैं लेकिन बीच में यहाँ पर यूनियन कर देना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P E यूनियन F का डैश। और इसका डैश कैसे निकालेंगे, किसी भी घटना का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 - P ऑफ A होता है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालना E यूनियन F का तो 1 - P E यूनियन F हो जाएगा। और E यूनियन F का वैल्यू हम लोग को पता है, E यूनियन F का वैल्यू अभी निकाले ना, E यूनियन F का वैल्यू कितना निकला हुआ 5/8, तो 1 में 5/8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 5/8, यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा तो 8 - 5 मतलब 3/8 हो गया, 3/8 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका 5 नंबर, P E इंटरसेक्शन F डैश वैसे ही निकल जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग देखे थे 1 - P E इंटरसेक्शन F और 1 - P E इंटरसेक्शन F का वैल्यू हम लोग को पता है, देखिए 1/8 है यहाँ पर। अब 1 में 1/8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग सभी सवाल को बना लिए, सेक्शन सी का सभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब इसका PDF मेरे एप्लीकेशन पर है, अगर आपको चाहिए PDF, आप चाहते हैं कि मॉडल सेट 3 का तीनों मॉडल सेट का PDF कंप्यूटराइज्ड PDF जो टाइप किया हुआ है आप देख रहे हैं, तो वो आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और वो ओनली 20 रुपीज़ का है, कम से कम मैं आपको इतना हेल्प कर रहा हूँ तो एक तरीके से गुरु दक्षिणा के रूप में आप 20 रुपीज़ हमको दे करके जाइए। और फिर हम आगे भी कुछ और भी वीडियो आपका क्लास 12 वगैरह में अपलोड करेंगे। 12 का जब मॉडल सेट आएगा तो उस समय क्लास 12 का मॉडल सेट को भी मैं अपलोड करूँगा।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर दे करके जाएंगे। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख करके जाएं। अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, ख़राब लगा तो ख़राब लिखें, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें। और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।